कक्षा 8वीं विषय गणित अध्याय 2 घातांक प्रश्नावली 2.2। इसके पहले आपको घातांक संबंधी प्रश्नावली 2.2 से प्रश्न क्रमांक 1 से पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी आपको समझाया गया, जिसमें जो प्रश्न दिया गया था वह गुणा संबंधी प्रश्न था। यहाँ पर हम भाग संबंधी प्रश्न देंगे। यहाँ प्रश्न दिया गया ऋण 5 घात 3, दूसरे फ्रेगमेंट में दिया गया ऋण 1/5 घात 2। इस प्रकार से संख्या दिया गया। यहाँ पर देखते हैं घात अलग अलग है, 3 है 2 है, आधार भी देखते हैं अलग अलग है, ऋण 5 है, यहाँ पर ऋण 1/5 लिखा गया। तो हम इसको पहले आधार को एक समान करने का प्रयास करेंगे। आधार को एक समान करने के लिए आपको पहले घातांक का नियम बताया गया, इसे हम आधार को एक समान कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपके पास नियम है इस प्रकार से, यदि a/b है, इस घात m है, तब इसे हम b/a इस घात ऋण m इस प्रकार से लिख सकते हैं। धनात्मक था, ये ऋणात्मक हो गया। ठीक इसी नियम का उपयोग करके हम आधार को एक समान करेंगे। ऋण 5 घात 3 भाग ये हो जाएगा ऋण 5, धनात्मक है, अब यह हो जाएगा ऋणात्मक। अब यहां पर देखते हैं संख्या है, भाग हो रहा है, घात अलग अलग है, लेकिन आधार एक समान है। आधार एक समान है, भाग हो रहा है, इसलिए हमारे पास नियम है। आपको नियम की जानकारी है, पहले बताया जा चुका है। यदि आधार एक समान है तब घात आपस में घट जाते हैं यदि भाग हो रहा है तो। जैसे a का घात m भागित हो a का घात यदि n है, तब इसे हम 1 घात m ऋण n। ठीक इसी नियम का उपयोग करके हम इसे आगे की ओर बढ़ाएंगे। ऋण 5 घात हो जाएगा 3 ऋण 2। पुनः इसे हम आगे की ओर बढ़ाएंगे, सरल करते चलेंगे। ऋण 5 का घात हो जाएगा 3 ऋण और ऋण धन 2। पुनः ऋण 5 का घात हो जाएगा 3 और 2 5। अब इस प्रकार देखते हैं, आधार ऋणात्मक है, घात 5 है। आपको पहले नियम बताया गया, यदि आधार ऋणात्मक हो और घात विषम संख्या हो, तब जब इस प्रकार से संख्या को हल किया जाता है, इस प्रकार से प्रश्न को हल किया जाता है, तब इसका जो मान निकलता है वह ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक है, आधार है, घात 5 अर्थात विषम संख्या है, तब इसका जो उत्तर निकलेगा जब हल करेंगे तब यह ऋणात्मक होगा। ऋण 5 घात 5। अब इसे हम इस प्रकार से गुणा कर देते हैं, 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। 5 में 25, 25 पंच 125 गुणित 5 में 25। पुनः इसको हम गुणा कर देते हैं, 25 पंच 125 का 5 बच गया 12, 25 दूनी 50, 50 और 12 हो गया 65, 65 और 2 बच गया 6, 25 से कम 25, 25 और 6 31, अर्थात 3125। यहाँ पर पॉइंट नंबर सी में दिए गए संख्या का सरल रूप होगा -3125। इस प्रकार से यह दिए गए संख्या का आंसर होगा। अब हम प्रश्नावली 2.2 से ही प्रश्न क्रमांक 2 घात के रूप में व्यक्त कीजिए। इस प्रकार से जो प्रश्न दिया गया है, इसको किस प्रकार से हल किया जाएगा यह आपको बताएंगे। यहाँ पर जो संख्या दिया गया, प्रश्न दिया गया 729/64, इसे हम घात के रूप में व्यक्त करेंगे। तो घात के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? सबसे पहले हल करते हैं 729/64। यहाँ पर 729 दिया गया है, इसे हम गुणनखंड करेंगे। 729 का गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर देखते हैं इकाई में 9 है, 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग जाएगा। 3 दूनी 6, 1 बच गया 12 हो गया, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 अभी भी 3 से भाग जाएगा, 3 8 24, 3 एकम 3,
अभी 3 से भाग जाएगा, 3 दूनी 6, बच गया 2, 21 हो गया, 3 सत्ते 21। अभी भी 3 से भाग जाएगा, 3 नियम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इस प्रकार से देखते हैं 729 का गुणनखंड किया गया 1 2 3 4 5 6 पर। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 गुणित 3 गुणित 3, 1 2 3 4 5 6। अब हम ठीक इसी प्रकार 64 का गुणनखंड करेंगे, इसे अभाज्य गुणनखंडों में विभक्त करेंगे। 64 इकाई में 4 है, सम संख्या है, अर्थात यह 2 से भाग जाएगा। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बच गया 12 हो गया, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार 64 को अभाज्य गुणनखंडों में विभक्त किया गया। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 1 2 3 4 5 6। अब हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, अर्थात हम 3 का घात 6 ऐसा लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, इस प्रकार से 6 बार किया गया है। इसे भी हम 2 का घात 6 ऐसा लिख सकते हैं। पुनः इसे हम घातांक रूप में व्यक्त करेंगे। यहाँ पर 3 का घात 6 और 2 का घात 6, अर्थात घात आपस में समान है। 3 का घात 6 भी दिया गया और 2 का घात 6 भी दिया गया, घात एक समान है। अतः इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3/2 और 1 का घात 6। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 घात के रूप में व्यक्त कीजिए। यह प्रश्न दिया गया, इसका घातीय रूप 3/2 का घात 6 होगा। ठीक इस तरीके से कोई भी संख्या यदि दिया गया है उसे हम घात के रूप में ठीक इसी प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। इसे आप अपने अभ्यास में रखिए, सतत अभ्यास करते रहिए, घातांक के नियमों को आप याद रखिए। इससे आसानी से आप किसी भी प्रश्न को अच्छे से हल कर सकते हैं, कम समय में हल कर सकते हैं और सरल रूप में हल कर सकते हैं। आपको आसानी से समझ में आएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते आपको घातांक के नियम अच्छे से मालूम रहना चाहिए। इसका आप सतत अभ्यास करते रहना।